कहाँ गए थे? ओके, चलो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है ना, अल्टरनेटिंग करंट। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मार्क्स जा ही नहीं सकते अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो। इसमें मार्क्स तभी जाएंगे जब आप इसको पढ़ते नहीं हो, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। आप 2-3 बार कर लोगे, आपको आ जाएगा अच्छे से। थोड़े मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, बट डरने की जरूरत, इन शॉर्ट थोड़े नहीं, पूरा चैप्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन में मैथमेटिकल्स है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ओके, मैथ फोबिया क्रिएट नहीं करना है दिमाग में। मैथ आपको आगे बचाएगा, क्योंकि मैथ आएगा तभी पैसा गिन पाओगे, मैथ आएगा तभी पैसा बांट पाओगे, है ना। और अल्टीमेटली जो सारी चीजें हैं वो पैसों पे आके ही रुकती है। वी आर लर्निंग बिकॉज वी वांट टू अर्निंग मोर, है ना। बट एक चीज ये भी है, कुछ टाइम के बाद आपको अर्निंग पे नहीं, स्किल पे ध्यान देना है। बहुत जबरदस्त है ये चीज। जब पता चलता है, पता चलेगा आपको। आप मैं कोई भगवान नहीं हूं। मुझे एक टाइम पे अभी मेरे लाइफ में ऐसा समझ में आ रहा है कि स्किल इज बेस्ट, है ना। स्किल जितना ज्यादा है उतना अच्छा काम कर पाओगे। लेकिन ये सारी चीजें आती हैं एक स्टेज के बाद। सबसे पहले एक हमारा सर्टिफिकेट बनता है जो हमारी फैम को पूरा इंट्रोड्यूस करे। इन शॉर्ट, आप कुछ ना बोलो तो आपका एक सर्टिफिकेट बोले, ऐसा मैंने बताया था आपको। आपका एक ऐसा रिज्यूमे रेडी हो कि जिसमें आपको कुछ बोलना ही ना पड़े। बाकी 40% हो गया ना, तो हमें बार बार वो सामने वाले बंदे को बातों में रखना पड़ेगा ताकि वो रिज्यूमे देखे ही ना। सर ऐसा है कि मेरी लाइफ में ये हो गया था, तो वो वाला सर ऐसे थोड़ा 2% कम हो गया, 10% कम हो गया, ऐसे बातें बनानी पड़ेगी। और वो करते हो आप, थोड़ा रहोगे इंटरेस्टेड उसमें। बट इसकी जगह पे एक ऐसा बंदा जो इंटरव्यू में गया है, अपना रिज्यूमे देखे ऐसे शांति से बैठा है, कि उसको पता है कि अगर वो रिज्यूमे देखेगा तो उसको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। थ्रू आउट डिस्ट्रिक्शन से पास है, कोई ब्लॉग नहीं है कॉलेज में, उसके स्टडी के साथ काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स उसने गेन किए हुए। कॉलेज में तो काफ़ी सारे कोर्सेज या इवेंट्स वगैरह होती रहती हैं, और उसमें अगर आप सर्टिफिकेट्स गेन करते हो तो उसकी वैल्यूएशंस है। स्कूल लेवल में तो चलो थोड़ा कम है, लेकिन कॉलेज के सर्टिफिकेट्स आप अगर इंटरव्यूज में रखते हो, आप उसके प्रोजेक्ट जो किए हो उसका मेंशन करते हो रेज्यूमे में, तो सामने जॉब में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ओके, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। और फिर उस टाइम के बाद जो आपकी जो फैम बन गई, उसमें अगर आप थोड़ी सी धीरे धीरे करके एट द एज ऑफ 40 स्किल ऐड करते रहते हो, तो और ज़्यादा अच्छा प्रोफाइल सबका बन जाएगा। क्लियर। और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आपको काफ़ी कुछ सिखा दे जाएंगे, है ना। थोड़े बनेंगे, थोड़े कमर्शियल लाइफ में आओगे, है ना। अभी थोड़ा अभी क्या क्या सीखे हो आप? सब्जी लाना ही सीखे हो। धीरे धीरे करके घर में थोड़ी चीज़ें लाने का एक्सपीरियंस मिला है। कमर्शियल एक्सपीरियंस तो आपका इतना ही है ना, लोगों के साथ डील करने में आप कितना डील करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोकल वेंडर के पास जाते हैं, भैया जी ये दे देना, है ना। वो बोलेगा 100 रुपीज़, हम बोलेंगे नहीं, बाजू वाला 80 रुपीज़ में दे रहा है। कभी गए नहीं हो, बट फिर भी दैट इज अवर स्किल, वो मान जाएगा लो 80 में। सो अगर हम वो स्किल अप्लाई नहीं करते तो शायद हमें 20 का लॉस हो सकता था, है ना। तो ये इतनी कमर्शियल लाइफ आपने अभी तक देखी है, कुछ लोगों ने तो ये भी नहीं देखी, है ना। जैसे पापा की पैरी, सही है, बट टेक इट एज अ कॉमन एक्सपीरियंसेस। ओके, प्लीज इन्वॉल्व होइए, है ना। थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी निकालिए, है ना। अल्टीमेटली वो लोग भी थोड़ा आपको लेके कॉन्फिडेंट तो हो जाए कि नहीं। कभी कभी मिलते हैं मुझे कुछ पेरेंट्स, बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत साय है। मैं डांटता हूँ उनको, तुम आप लोगों ने साय करके रखा है, क्यों घर में बिठा के रखा है? कुछ तो लेने भेजो उसको बाहर। नहीं 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 नहीं, छोटा बच्चा है कैसे जाएगा? तो फिर ऐसा ही होगा ना। और देखो, ऐसे लोग हैं ना कुछ जुगाड़ ढूंढते। कल एक 10th के बच्चे का पेरेंट्स के फोन आया, उस बच्चे के पेरेंट्स का फोन आया, एलिस नाम है उसका। वेर इज एलिस? मैं बोला सर अभी क्लास छूटा है, घर पे जाएगा? तो बोले नहीं, वो बाजार में गाड़ी घुमा रहा है, मतलब बाइक घुमा रहा है। मैं बोला उसके पास तो बाइक है नहीं, क्योंकि मैं पहचानता था उसको, वो ऐसा ही आता है चल गए। बोलते हाँ सही, मैं इसलिए बाइक लेके नहीं डाल लिया क्योंकि वो गिर बर जाए, एक्सीडेंट हो जाए उसका। लेकिन वो बाइक लेके घूम रहा है। फिर वो घर पहुंचा, उसके पापा ने तुरंत क्लास ली, क्योंकि उसके पापा देख गए थे बाइक लेके। कहाँ गया था? बोले समीर सर का चाय लेने गया था। तो वापस कॉल आया, आपने चाय लेने भेजा था। फिर वापस मैंने यहाँ पे सर्चिंग चालू किया, किसने भेजा था, कौन गया था। तो समीर ने वेद करके बच्चे को भेजा था, और ये वेद के साथ ऐसे ही ठिंगा गया था। क्यों? बाइक चलाने मिले, है ना। सो दिस इज द थिंग कि अगर थोड़ा ना भी दो आप फ्रीडम, तो बच्चे अपने हिसाब से ढूंढते रहते हैं। बट ये जो सारे कॉमन एक्सपीरियंसेस है जो आपने
अपने लाइफ में लोकली एक्सपीरियंसेस किए होंगे, यस और नो? तो द थिंग इज व्हाट, आप सुनते जाइए, आपको ऐसा एक बड़ा सा मस्त रिजल्ट बनाना है दैट विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपकी पूरी एक इमेज को उठा के रख दे, है ना? कोई आपके सामने दूसरा रिज्यूम रखने का मतलब ना सोचें, बराबर? एंड देन एक आपकी वर्किंग कैपेसिटी पावर, वो दोनों से आपकी लाइफ बन जाएगी। और दूसरा ये चैप्टर जिसमें से हमें मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले, नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्टरनेटिंग करंट, एसी। ओके, तो समझते हैं फटाफट से, व्हाट आर डीसी सिग्नल्स एंड एसी सिग्नल्स, व्हाई डू वी प्रिफर एन एसी सिग्नल्स? करंट्स में अगर सिग्नल बोले, हम क्या बोले? सिग्नल। तो एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल क्या होता है और क्यों हम प्रिफर करते हैं डीसी सिग्नल एंड एसी सिग्नल्स को, वो समझने वाले हैं। ओके, तो DC signals, current or a voltage do not change with change direction with time. Okay, current है या voltage है, वो अपनी direction time के साथ change नहीं करते हैं। Okay, they unidirectional, they are nothing but what? Unidirectional, यानी single direction में होते हैं। Current as well as which one? Voltage signal. Just for example, अगर मैं time के साथ कोई ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो ऐसे constant value वाले होते हैं। करंट कांस्टेंट वैल्यू वाला होता है, ऐसा लाइक दिस, है ना? उसमें कोई ना डायरेक्शन चेंज होता है ना कोई मैग्नीट्यूड चेंज होता है। डायरेक्शन से क्या मतलब? करंट में पोलैरिटी ऑफ द साइड्स प्लस माइनस चेंज होना, उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ तक? तो उसको हम डीसी बोलते हैं। आज तक हमने डीसी पढ़ा, चैप्टर 1 याद कर लो, वैसे उसमें चार्ज करंट नहीं था, चैप्टर 2 में भी करंट नहीं था, लेकिन चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, चैप्टर 3 का नाम था इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो? और चैप्टर 4 में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ा, यस और नो? इस सब में हमने डीसी पढ़ा। क्या पढ़ा? डीसी। इफ द वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स वेरीज लाइक अ सेम साइन फंक्शन, विच फंक्शन? जो आप SIN लिखते थे 10th में, फुल फॉर्म ऑफ दैट साइन, SINE। ओके, एज वेल एज कोसाइन भी लिख सकते हो आप, SINE साइन एज वेल एज कोसाइन, मतलब साइन एंड विच फंक्शन? कॉस फंक्शन। बोथ आर कंसिडर्ड एज अ हार्मोनिक फंक्शन। विच फंक्शन? हार्मोनिक। ओके, विद द टाइम सच वोल्टेज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर वोल्टेज साइन के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, कुछ टाइम के लिए ए साइड वाला प्लस, इस साइड वाला माइनस, फिर धीरे धीरे करके वो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 0 से लेके प्लस मैक्सिमम तक जाएगा, फिर वापस मैक्सिमम से कहाँ आएगा? 0, फिर ये जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, और ये प्लस माइनस था वो प्लस बन जाएगा। तो चेंज ऑफ पोलैरिटी, फिर वापस वो मैक्सिमम तक जाएगा, वापस वो मैक्सिमम से कहाँ आएगा? 0, फिर वापस पोलैरिटी चेंज होगी। तो मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये प्लस माइनस था तो इस प्लस से करंट माइनस के हो जाता था, बट जब ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, तो ये करंट ऐसे जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बात समझ में आ रहा है? एंड दैट्स व्हाई देन इट इज कंसीडर्ड एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज कॉमन यूज्ड मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जब हम वोल्टेज यूज करते हैं, इसका मतलब PD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। द करंट इज ड्रिवन बाय द सर्किट, बाय इन अ सर्किट बाय AC वोल्टेज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। वैसे हम बोलते हैं AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट, है ना? बट वो AC अकेला बोल के छोड़ देते ना तो फीलिंग ही नहीं आता है। पूरा लिखना है तो अल्टरनेटिंग करंट लिख सकते हैं, बट सिर्फ AC लिखना है तो फीलिंग नहीं आता, इसलिए हमने नाम बनाया AC करंट। लाइकवाइज LPG गैस, ऐसा ही बोलते हैं ना, LPG गैस, बट उसका पूरा फॉर्म LPG गैस के साथ ही कीजिए, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बट सिर्फ हम LPG बोले तो हमें फीलिंग नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? LPG गैस। बाकी बोलना तो ऐसा चाहिए था, LP गैस, बट वो भी फीलिंग नहीं आता, क्योंकि कुछ कॉमन वर्ड्स ऐसे हमारी लाइफ में आ चुके हैं कि जिसको हम चेंज करना नहीं सोचेंगे, दिमाग में याद रखेंगे, तो ऑलरेडी फुल फॉर्म में जी का जी आ गया है। तो दैट इज द लाइकवाइज AC करंट। पूरा लिखना है तो अल्टरनेटिंग करंट, और वैसे लिखना है तो AC करंट। अब देखो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, यस और नो? फिर भी हम AC वोल्टेज लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। ये कौन सा मीनिंग हुआ अगर फुल फॉर्म देखें तो? बट फिर भी हमारे डेली लाइफ में हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कौन से शॉर्ट फॉर्म से बताना चालू किया है? AC वोल्टेज। ये सदियों से चलता आ रहा है, लोग ऐसा ही बोलते हैं और हम भी ऐसा ही बोलने वाले, क्योंकि बाकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। आप बोल के भी देखोगे ए वोल्टेज, इसका क्या मतलब? या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये तो कितना लंबा लगेगा, इसलिए लोग क्या बोलते हैं? AC वोल्टेज, और हम लिखते भी AC वोल्टेज है, बोलते भी AC वोल्टेज है। ओके, द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड बाय पावर कंपनीज पता है आपको? विच
ओके, MGVCL इज द कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, वो है ना गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं। मध्य गुजरात MGVCL, मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, ऐसा। ओके, वो क्या है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर। उनके शायद पावर स्टेशन नहीं है, बट वो अथॉरिटी है गवर्नमेंट्स की, है ना। अगर है उनके पावर स्टेशन, तो वही पावर स्टेशन जो गवर्नमेंट रन करती है, लाइक सपोज वराक बोरी हो सकता है, थर्मल पावर स्टेशन हो सकता है। लेकिन द थिंग इज कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है, जैसे रिलायंस भी जनरेट करते हैं, LT करता है, LNT करता है, अदानी करता है, टाटा टोरेंट करके एक कंपनी है अहमदाबाद में, टोरेंट पावर करके एक कंपनी है, वो जनरेट करती है। तो ये सब एक्चुअली में है क्या, पावर कंपनीज, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स करे, है ना। बहुत मस्त एक स्टार्टअप चालू हुआ है दिल्ली में। वैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो पूरा, मैं तो बहुत फैन हो गया हूँ अभी, इसलिए मैंने मेरी स्कूटी भी बेच दी, है ना। मेरी 2 व्हीलर्स जो थी वो मैंने बेच दी, क्योंकि अब मैं क्या लाऊंगा, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। बट अभी रुकूंगा, पापा कहेगा क्या 4 व्हीलर, 2 व्हीलर। नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है, बहुत बहुत महंगा है, अबाउट 10 है। क्या, अभी तो 6-7 मंथ्स के लिए मुझे जरूरत नहीं है सेकंड कार की, क्योंकि सेकंड ड्राइवर्स रेस्ट पे है। उसके बाद मैं कुछ कर लूंगा, उसके बाद मैं EV व्हीकल्स का सोच रहा हूँ। सिटी में ही घूमना है ना, और एक तो है ही। सो EV का अभी आया है इन्फिनिटी बाउंस करके, दिल्ली का स्टार्टअप है। व्हाट दे थिंक यार, एक छोटा सा आइडिया जबरदस्त है, कि एक ऐसा, आपने वो देखा है वेंडिंग मशीन आता है जिसमें चीजें रखी होती है, वो मॉल्स वगैरह में पैसे डालो और निकल जाता है, उतना सा एक यूनिट, बराबर। और उसमें बैटरी डालो, दूसरी बैटरी ले जाओ। उन्होंने दिल्ली के अलग अलग जगह पे ऐसे वेंडर्स क्रिएट कर दिए, समझ में आया, कि जिनके शॉप पे पड़ा होगा पूरा चार्जर की जैसे, एक चार्जिंग सिस्टम होता है जो ऑलवेज कनेक्टेड रहता है। अब उसमें क्या है, बैटरी डाल देने की, जो वो क्या बोलते हैं, व्हीकल्स की बैटरी जो डिस्चार्ज होने आई है, उसको वहां पे डाल देने की, समझ में आया। और वहां से जो फुल चार्ज है वो निकाल देने की, है ना। रिस्क कैसा, रिस्क नहीं है उसका, कुछ सोचा होगा, बट द थिंग इज अभी तो मैं यूटिलिटी के बारे में ही सोचा हूँ। बाकी ऐसे ही कोई निकालने नहीं देगा, वो दोनों एक दूसरे को पहचानते होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक से ही निकलेगा, ऐसा होगा। लेकिन द थिंग इज व्हाट, कि अगर बंदा इधर से इधर सफर कर रहा है, तो उसको घर पे भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें ऑप्शन देखा है साइड पे, 2 ऑप्शन है, परचेज द बैटरी एंड रेंटल बैटरीज ऑल्सो। बट द थिंग अभी तो कितना सही हो गया, कि अगर ये शॉप पे मानो कि आपको 15-15 किलोमीटर या 50-50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ऐसे शॉप मिल जाए, तो वो जो हम सोचते थे सबसे पहले, इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिसएडवांटेज ये आता था कि अगर वो 50 किलोमीटर चल गया, उसके बाद उसको चार्जिंग करने के लिए क्या 1 घंटा रुकना पड़ेगा, वही एक प्रॉब्लम था ना। तो वो प्रॉब्लम्स इस आइडिया से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। 50 किलोमीटर के आपको ऐसे एक वेंडर मिल जाए जहां से आप बैटरी परचेस कर सकते हो, तो वो कंपनी थ्रू होगा। सपोज इन्फिनिटी की बाइकें चल रही है, तो इन्फिनिटी वाला कंपनी डिजाइन करेगा बैटरी, तो वो उसमें डाल सकता है, बट उसका मिलना चाहिए। और मान लो कि उन लोगों ने, कंपनी ने ही डिसाइड किया कि ऐसे 50-50 किलोमीटर पे हमारे ये शॉप होने चाहिए, जो मोबाइल एप्लीकेशन में ट्रैक करके भी बता सकते हो, और वहां से एक कंपनी कहा, मतलब ये बैटरी किधर जाएगी, वो बैटरी का ट्रैकिंग भी हो सकता हो, समझ में आया। तो पूरा मस्त सिस्टम फ्लुएंट बन सकता है, और वैसा कर रहे हैं। सो देखो, एक छोटा सा आइडिया कितना जबरदस्त क्रिएशन क्रिएट करता है ना। तो धीरे करके एक्चुअली फास्ट चार्जिंग स्टेशन आ जाने वाले, आ जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए ये चीज़ है। और वैसे फास्ट चार्जिंग स्टेशन आने के बाद वो बाहर कोई नहीं करवाएगा। इसका रीज़न है कि बाहर 7 रुपीज़ पर यूनिट पड़ेगा, 7 से लेके 10। लेकिन घर पे वही यूनिट हमें 3-4 रुपये में मिल जाता है। घर पे टाइम ज़्यादा चलता है, इसलिए लोग बैटरी बैकअप रखेंगे, और वही ऑप्शंस निकाला है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों ने, बैटरी बैकअप्स। ओके, 2-3 बैटरी चार्ज करके जाने की, फिर क्या, ऐसे उतना हैवी होता है, इतनी नहीं कर सकते, लेकिन 2 बैटरी भी हो गई अगर एक सिंगल बैटरी। कुछ व्हीकल्स ऐसे आए कि एक बैटरी 50 किलोमीटर रन करवा सकती है, तो 2 बैटरी हो सकती है उसके अंदर, 2 बैटरी फिलअप कर सकते हैं, तो 100 किलोमीटर तक हो गया। तो 100 किलोमीटर तो बहुत इनफ है, रात को आके वापस चार्ज करो, है ना। सो दिस इज द थिंग। तो ऐसे काफी सारी इन्वेंशन होने वाली है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो पावर स्टेशन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, दे आर ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ विच करेंट,
वो अपने इलेक्ट्रिक पावर को अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, देन मेन रीजंस फॉर प्रीफरिंग यूज ऑफ एसी वोल्टेज ओवर द डीसी वोल्टेज इज, ये पूरा यहां से स्टार्ट करना है, ये वाला बुलेट यहां से स्टार्ट करना है. दैट इज AC voltage can be easily and efficiently converted from one voltage to another by means of what? Transformer. It is easy to convert high voltage to low voltage and low voltage to high voltage in the form of AC. Then the DC. DC के कंपेयर में वोल्टेज ट्रांसमिशन किसमें जरूरी जल्दी से हो जाता है? AC. इजीली है, एफिशिएंट है. सर ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज क्यों करना पड़ता है? तो एज यू नो दैट I2RT हिट लॉस. यस और नो? तो अगर करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा हिट लॉस हो जाएगा. और ट्रांसमिशन लाइंस तो कितने बार लंबे होते हैं? जितना ट्रांसमिशन लाइन लंबा उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा, क्योंकि आर का इक्वेशन आपको पता होगा, ρl बाय द लेंथ इज मोर देन द रेजिस्टेंस इज मोर. रेजिस्टेंस मोर उसको तो हम कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे, लेंथ कैसे कम करोगे? है ना, पावर स्टेशन से हालोल का लेंथ तो फिक्स ही है, उसको कैसे कम करोगे? नहीं, लेंथ की बात कर रहा हूं. यू आर एबल टू रिड्यूस द लेंथ, डिस्टेंस, लेंथ ऑफ केबल, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस? नो. उसमें कौन सा जुगाड़ करोगे? कुछ भी जुगाड़ नहीं हो सकता. सीधा अगर आप सीधा सीधा डायगोनली ले जाओ तो ठीक है, बट डायगोनली कोई जाने नहीं देगा. कैसे? क्योंकि मेरे घर आ गए तो मैं मेरे घर पे से जाने दूंगा? नहीं भाई, तू निकाल, तेरे को जितना, ऐसे मेरा घर आ गया बीच में, तू निकाल ही, यहाँ पे एक पोल लगा, यहाँ पे एक पोल लगा, एक यहाँ पे पोल लगा, फिर ऐसे लंबा कर. ऐसा ही करेंगे ना हम. तो डिस्टेंस रिड्यूस करने के कोई ऑप्शंस नहीं है, तो फिर हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं? करंट को. करंट को कम करना हो तो स्टेम पावर के लिए वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ चेंज वोल्टेज. समझ में आया? वोल्टेज चेंज की नीड क्यों प्रोड्यूस हुई? तो जितना ज्यादा वोल्टेज रखेंगे उतना ही करंट गिवन पावर के लिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. पावर, अगर करंट हम सिर्फ 2 टाइम्स कम कर देते, मतलब हाफ कर देते हैं, तो एनर्जी चौथे भाग की बच जाती है, उतनी ही वेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है. अगर इसको हम 6 टाइम कम कर लेते हैं तो एनर्जी में 36 टाइम्स कम हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, स्क्वायर में कम होता है. बात क्लियर हो रही है? तो दैट इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट वोल्टेज. और वो हम सिर्फ एसी में अच्छे से कर सकते हैं. किसके कंपेयर में? डीसी के कंपेयर में. इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द AC वन. थ्रू द विच वन? AC सिग्नल्स, AC करंट्स. AC वोल्टेज एंड दैट इज अप्लाइड टू अ रजिस्टर्स. अब देखो, इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं. पहला क्वेश्चन बिल्कुल ऑल्टरनेटिव, सॉरी बिल्कुल इंट्रोडक्शनली, और उसमें हमने ज्यादातर किसकी बातें की? हाँ, AC एंड DC के मेन डिफरेंस की बातें की कि AC एंड DC में एक्चुअली में होता क्या है. बात समझ में आया? अब हम पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ AC पढ़ने वाले. क्या पढ़ने वाले हैं? AC. अब इस AC में हमें क्या ध्यान रखना है? तो वी हैव 3 कंपोनेंट्स. मैंने बोला था वो 3 कंपोनेंट हम अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग चैप्टर्स में सेपरेटली पढ़े थे, और मैंने तब भी बोला था कि वी आर गोइंग टू कंबाइन दोस ऑल कंपोनेंट इन द चैप्टर नंबर 7, विच दे आर कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर. 3 कंपोनेंट हो गए. तो सबसे पहले हम AC वोल्टेज लगाएंगे सिर्फ रजिस्टर को, देन सिर्फ इंडक्टर को, एंड देन सिर्फ कैपेसिटर को, एंड देन तीनों को कंबाइन कर लेंगे. समझ में आया? यानी कि फर्स्ट 3 थ्योरीज मेक योर कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर. तो आज मैं, मतलब आज ही आगे की बातें करने वाले, लेकिन अभी हम पहले से स्टार्ट करें सिर्फ रजिस्टर. किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं? सिर्फ रजिस्टर, फिर सिर्फ इंडक्टर, फिर सिर्फ कैपेसिटर. समझ रहे हो? तो ये थ्योरीज अगर आपकी पक्की हो गई तो इसके बाद जो तीनों को कंबाइंड करके आने वाली थ्योरी है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, एकदम परफेक्ट, क्योंकि तीनों के जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वहां पे मिक्स कर देना है. क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? और आपको ज्यादातर RLC पूछी जाए. क्यों? क्योंकि उसमें तीनों के कॉन्सेप्ट चाहिए. मैं अगर पूरे चैप्टर को एक ही क्वेश्चन में पूछना चाहता हूं तो मैं RLC ही पूछूंगा. देन डिपेंड्स ऑन चॉइस. एग्जामिनर कौन सा चॉइस करता है क्वेश्चन, वो उसके डिपेंड्स पे है, उसकी चॉइस पे डिपेंड्स है. बट द थिंग इज व्हाट, RLC मेन है. बट वो RLC आएगी कब? जब हमें ओनली R, ओनली L एंड ओनली C आएगा. तो सबसे पहले ओनली R, AC वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर. एक्सप्लेन AC वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर्स एंड एक्सप्लेन विथ अ नेसेसरी ग्राफ. ग्राफ भी हमें एक्सप्लेन करने, इसमें काफी सारी फिगर्स आएगी. सबसे पहले तो सर्किट की फिगर आएगी जो बिल्कुल सिंपल है.
रेजिस्टेंस आ गया, उसके साथ सीरीज में सोर्स ज्वाइन करना है, तो ये बैटरी नहीं है सबसे पहले तो, है ना। कोई बोला, लेकिन नथिंग, समझ में आना चाहिए ना, गलत बुरा मत मानना, लेकिन लोग यहाँ पे बैटरी ही ज्वाइन करते हैं। वो क्या करते हैं पता है, मैं तो यही ढूंढता हूँ 7 चैप्टर का क्वेश्चन और ये जुगाड़ चाहिए मुझे, तो मैं पहले ही, क्यों क्यों नहीं है बैटरी? बैटरी इज द सोर्स ऑफ डीसी और व्हाट वी आर लर्निंग AC, and that's why this is the AC source, symbol of AC source. एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हम V लिखेंगे, स्मॉल v, है ना। अभी यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, वोल्टेज के लिए स्मॉल v, करंट के लिए स्मॉल i। क्यों ऐसा? बिकॉज दिस इज AC करंट, AC वोल्टेज। कैपिटल I होता तो DC, कैपिटल V होता तो DC। बोलो, एप्सिलॉन इज द सोर्स ऑफ वोल्टेज, जिसको मैं V बोलने वाला हूँ, वो भूल जा, V लिखेंगे अब। ओके, तो V इज द सोर्स ऑफ वोल्टेज एंड I इज द करंट। बट देखा आपने, मैंने दोनों लीटर किस में लिखे, तो मतलब मुझे दूसरी इस चैप्टर में गलती निकालनी हो तो मैं कहां पकड़ूंगा? लेटर्स में। कहां पकड़ूंगा? तो ये दो गलती तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो मुफ्त में 1 मार्क्स दे बैठेंगे। पूरा लिखने के बावजूद भी कितना मार्क्स कटवा बैठेंगे? 1 मार्क्स थ्योरी में चला जाएगा। आया समझ में? तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है स्मॉल v, करंट को रिप्रेजेंट करना है स्मॉल i। इसी चैप्टर में आगे जाके कैपिटल I कैपिटल V आएगा, लेकिन मैं तब बोलूंगा कि ये इसीलिए V आया और इसीलिए आया है, अभी नहीं बात करेंगे। तो पूरा फोकस करके रखना है सिंबल पे। ओके, चलो, फिगर shows resistor is connected to the which voltage? AC voltage। R is connected with the AC voltage V। Here consider the source which produce the sinusoidally varying potential difference across its terminals, such potential difference is called, and that's why बुक ने गलती की है, हम गलती नहीं करेंगे। V equals to Vm sin ओमेगा टी। ओके, वैसे V में कोई गलती नहीं निकाल पाएगा उतना ज्यादा, I में तो डेफिनेटली निकाल देगा, क्योंकि V आपका और मेरा सबका पता ही है, कैपिटल से स्मॉल ही लगता है, स्मॉल कैपिटल ही लगता है ना। बट फिर भी ध्यान रखेंगे, देखो इट सिम्स कैपिटल, है ना, बट ऐसा लिखेंगे तो स्मॉल लगेगा, है ना, एस के कंपेयर में ले आएंगे उसको। बोलो, कोई डाउट? ओके, हियर Vm इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ए वी है पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बता रहा है कि टाइम के साथ साइन फंक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। देखो इक्वेशन का मतलब, V यानी कि वोल्टेज टाइम के साथ साइन फंक्शन के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है? चेंज। एंड दिस इज एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वोल्टेज। अगर साइन का वैल्यू 1 हो जाए तो V इक्वल टू क्या बनने वाला है? Vm। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1, उसके आगे कुछ नहीं, बराबर ना। तो अगर साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो V का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा? Vm। क्या होगा? Vm। Okay, so Vm is the amplitude of oscillating potential difference. Means maximum voltage and omega is its angular frequency. Maximum voltage जो है और ओमेगा जो है, एक सेकंड ना,
बट आप लोग थोड़े पैशनेट लोग बनना, हाँ, पैशन है तो पैसा है। सही में पैशनेट बनना, एनर्जेटिक यार, प्लीज बी एक्टिव, है ना। चलो ध्यान दो। सो वीएम क्या था बेटा, एम्पलीट्यूड बोलो, एम्पलीट्यूड बोलो, या तो फिर मीन्स क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा फिर जब आप मीन्स लगा रहे हो तो। एंड ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज इसलिए बोला बिकॉज ओमेगा के साथ टाइम है, तो टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होगा उसको हम बोलने वाले हैं रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी है, वोल्टेज। कौन सी क्वांटिटी है, वोल्टेज। बोलो कोई डाउट। ओके, नाउ as we know that V equals to which equation, IR। क्या क्या चेंज करना है मैं बताते जाऊंगा। ओके, what is this V represents, small v AC voltage, what is small I represents AC current। तो V equals to क्या हो गया, IR, where I can be found by which law, applying Kirchhoff's law या Kirchhoff's loop rule, जिसको हम सेकंड लॉ बोलते थे, याद आ रहा है। बट सर एसी होता तो पता चलता कि भाई ऐसे घूमने से, माय मिस्टेक, डीसी होता तो पता चलता कि घूमने से बैटरी का नेगेटिव एंड मिल रहा है या पॉजिटिव। इसमें तो फंसे रहेंगे, यस डेफिनेटली फंसे रहेंगे। नाम लगा दो किरचॉफ सेकंड लॉ का, बट काम करो लॉजिकल। जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया दैट इज वी, व्हाट इज दैट, वी। ओके, एंड जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट इज आई आर। तो बोथ आर इक्वल, तो दैट्स वाई हमने वी इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला निकाला, आई आर, जो एक्चुअली में कौन से लॉ से मिला है ऐसे मान लेंगे, किरचॉफ्स लॉ। ना V इक्वल्स टू, अगर हम IR रखते हैं और V की दूसरी वैल्यू थी जो हमने ऊपर बनाई थी, Vm sin ओमेगा t इक्वल्स टू IR। ईच एंड एवरी थ्योरी में आपको करना क्या है, ईच एंड एवरी थ्योरी में आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, वोल्टेज तो फिक्स ले लेंगे, सोर्स ऑफ AC। ओके, और दूसरा जो चीज है वो आपको करना है करंट का फॉर्मूला, आई का क्या फॉर्मूला होता है वो निकालना है। सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो अब यहां से मुझे आई का फॉर्मूला निकालना है, तो आर कहा जाएगा, तो आई इक्वल्स टू वी एम अपन आर साइन ओमेगा टी। आया समझ में, इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिख लेंगे। अब एक वी एम अपन आर को मैं क्या बोल सकता हूं, आई एम मैक्सिमम करंट। तो जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे मिलेगा आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, वेर करंट एम्पलीट्यूड इज आई एम, और आई एम का फॉर्मूला क्या हुआ, वी एम अपन आर। इट इज जस्ट सिम्स लाइक ओहम्स लॉ, वी अपन आर। यस और नो, बोलो, कहा कोई हार्ड चीज थी, बल्कि ये चैप्टर तो मेरे लिए बिल्कुल ईजी है। अगर पैराग्राफ आएगा तो आई हैव टू एक्सप्लेन, पैराग्राफ तो है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ मैथमेटिक्स गाइड करना है ना। आपने क्या किया, v इक्वल्स टू आई आर लिया, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी लिया, इक्वल्स टू आई आर लिया, आई इक्वल्स टू वी एम अपन आर साइन ओमेगा टी। वी एम अपन आर को क्या बोल दिया, आई एम। तो हो गया क्या, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, वेयर आई एम इक्वल्स टू वी एम अपन आर। इट इज जस्ट सिम्स लाइक ओम्स लॉ। दिस इज द रिलेशन, दिस रिलेशन वर्क्स इक्वली फॉर बोथ एसी एज वेल एज डीसी वोल्टेज और अ करंट। दिस इक्वेशन, डीसी में भी तो वी अपन आर हो रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए भी क्या आ रहा है, वी एम अपन आर आ रहा है। बोल को डाउट नहीं है ना। अब दो चीज जो है आपके, दो इक्वेशन, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड i इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, उसको अच्छे से देखिए। तो साइन के बाद जो भी क्वांटिटी होती है उसको फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज। दोनों में फेज कितने हैं, ओमेगा टी, मतलब दोनों में सेम है या अलग है, कोई डिफरेंस है फेज में, नहीं है, तो मतलब इसका फेज डिफरेंस जीरो है। दोनों में फेज डिफरेंस ओनली रजिस्टर सर्किट में क्या है, जीरो है, दोनों फेज सेम है। इसका मतलब फेज सेम का मतलब क्या होता है, बोथ आर जीरो सेम टाइम, both are maximum at the same time, both are again zero at the same time, both are minimum at the same time, both are again zero at the same time। मतलब दोनों के ग्राफ सेम टाइम पे जीरो या मैक्सिमम हो गए। बात समझ में आ रही है। ओके, द वोल्टेज अक्रॉस द प्योर रेजिस्टर्स एंड करंट थ्रू इट आर प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज शोन इन द बिलो ग्राफ। तो वापस से एक फिगर आपकी एक इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे कौन सी एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, बट हमने यहाँ पे सिप टाइम नहीं लिया है, कौन सा क्वांटिटी लिया है, ओमेगा टी, दैट मींस दैट इज द फेज। साइन के बाद जो फेज होता है मतलब वो एंगल होता है, एंगल वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई फॉर वन साइकिल। ओके, तो 0 पाई 2 पाई, बीच में लिखना हो तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, है ना। 0 और पाई 180 हो गया, पाई एंड 2 पाई 360 हो गया, बीच में पाई बाई 2 90 आता है, 3 पाई बाई 2 270 आता है।
ओके तो आप याद रखोगे 0 to π/2, फिर π/2 ऐड करोगे पाई में π/2 ऐड करोगे 3π/2 एंड देन 2π। आप ये मोर स्पेसिफिकली लिख सकते हो। याद रहा सबको? कंफर्म? एनर्जी चाहिए, स्ट्रेट बैठो, एकदम स्ट्रेट हो सके तो। चलो गुड। अब देखो बोथ आर 0 एट द सेम टाइम, यस और नो? बोथ आर मैक्सिमम एट द सेम टाइम। देखो टाइम सेम टाइम, ओके सेम टाइम मतलब सेम फेस, क्योंकि ओमेगा तो फिक्स ही रहने वाला था। टाइम फिक्स कर दिया तो ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा? फिक्स। बोथ आर अगेन 0, बोथ आर अगेन मिनिमम यानी कि मैक्सिमम एट सेकंड साइड, ओके अगेन 0। आया कि नहीं? ओके दूसरी बात, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज एंड दिस इज द मैक्सिमम करंट एंड एज यू नो दैट V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि I इक्वल्स टू V अपन R, तो V का वैल्यू ज्यादा होता है। व्हेन यू डिवाइड बाय द रजिस्टर R ग्रेटर देन 1 तो I का वैल्यू कहाँ गया? नीचे। ए भी मुझे क्लियरली दिखना चाहिए। फिर किसी ने यहाँ पे IM लिखा, किसी ने यहाँ पे VM लिखा। I will accept if he will write R less than 1, otherwise I will not accept। इसमें विथआउट कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि जनरली जो रजिस्टर्स होते हैं वो एक से ज्यादा ही होते हैं, तो V बड़ा और I क्या होता है? छोटा। इन शॉर्ट समझ में आया? ग्राफ में थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी गड़बड़ी मतलब हाफ मार्क्स गैप, और ना ड्रॉ करने का तो वैसे भी गैप है। ओके दोनों साथ में 0, दोनों साथ में मैक्सिमम, क्लियरली आपका ग्राफ बताना चाहिए। इज इट क्लियर? कंफर्म? ओके इन अ प्योर रजिस्टर्स द वोल्टेज एंड करंट आर इन अ फेस, इसका मतलब उनका फेस डिफरेंस 0 है। बोथ आर इन अ सेम फेस, बोथ आर इन अ फेस, ओके सेम वर्ड नहीं लिखा, मतलब कि दोनों का फेस क्या है? सेम। कहां से पता चला? V equals to Vm sin omega t and I equals to Im sin omega t. The minima, 0, maxima occurs at the same respective times. फेस में मतलब होता है दोनों एक साथ ही मैक्सिमम, मिनिमम और 0 हो गए। बात क्लियर? द वोल्टेज एंड करंट आर इन अ फेज विथ ईच अदर इन अ प्योर रजिस्टर्स। ये तो फिगर के लिए एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली में आपको आइदर ए लिखना है या तो ए लिखना है। हम फिगर के नीचे कुछ इतना ज्यादा डिमोन्स्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो बुक वाले होते हैं जो फिगर के नीचे थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो वापस ऊपर वाला सेंटेंस नीचे आ गया, बोथ आर इन अ फेज विथ ईच अदर इन अ विच सर्किट प्योर रजिस्टर्स बोथ रीच 0 मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। तो ये तो फिगर का एक्सप्लेनेशन था, बाकी हमारा थ्योरी का एक्सप्लेनेशन यही है, सेम सेंटेंसेस है। हियर वी एंड आई बोथ क्या लिखेंगे? स्मॉल v स्मॉल i रीच 0 मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम, सो वोल्टेज एंड करंट आर इन अ फेज विथ ईच अदर। मैं सजेस्ट करूंगा दोनों में से कोई एक ही लिखिए। ऊपर वाला सेंटेंस और ये सेंटेंस क्या मतलब है? पहले लिखा था फेज है, दैट्स व्हाई सब 0 एक साथ, मैक्सिमम एक साथ। दूसरे में लिखा हाँ 0 भी है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इन अ फेज। हाँ ऐसी मालिश मत करना आप लोग, बटर मत लगा देना पेपर में, नहीं तो पकड़े जाओगे। कोई एक स्टेटमेंट लिखे। बात क्लियर? चलो एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन एन एसी सर्किट पासिंग थ्रू द व्हाट? रजिस्टर्स। ओके अभी भी रजिस्टर की जर्नी स्टार्ट रहेगी, जो एक आपको क्राइटेरिया बताया था ओनली रजिस्टर्स, उसमें 2-3 थ्योरी निकल सकती है ना, तो ध्यान रखना। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? समझिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट वेरीज विद द साइन कर्व obtain positive and negative values corresponding to it। कुछ स्पान के लिए पॉजिटिव वैल्यू लाइक दिस 0 to पाई साइन पॉजिटिव वैल्यू, ओके पाई टू 2 पाई साइन नेगेटिव वैल्यूज। वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन की वजह से हो रहा है। जो फंक्शन साइन है वो कभी 0 to 1 में वैल्यू शो करता है पॉजिटिव की ओर 0 to पाई, और कभी वो पाई से लेकर 2 पाई नेगेटिव की ओर वैल्यू शो करता है। आया समझ में? तो वो वाले वैल्यूज नेगेटिव भी हो गए। एक मिनट दो मुझे। Okay, the sum of instantaneous current values over a one complete cycle is what? 0। अब क्या होगा कि अगर आप इस साइन के बारे में पढ़े कि पहले कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव, वैसे ही सेम क्वांटिटीज कुछ टाइम के लिए नेगेटिव। फॉर इंस्टेंट अगर मैं आपको 5-6 क्वांटिटी लेके बताऊं तो एक क्वांटिटी 0 है, ए वाला क्वांटिटी, ए वाला, ए वाला, ए वाला, अब इतने को ऐड करो 0, बराबर। ये 1 मतलब कि मैंने मैक्सिमम वाला 1 लिया और मिनिमम वाले को क्या लिया? -1। साइन की वैल्यू ऐसा समझ लो, IM इज देयर, ओके सेपरेटली। अब यहाँ पे 1 से जितना यहाँ पे कम होगा उतना 1 से -1 से कम यहाँ पे होगा।
यहाँ पे जितना पॉजिटिव होगा उतना ही यहाँ पे माइनस होगा। इस तरह से पूरी लाइन पे जितनी वैल्यूज है वो सारी माइनस वैल्यू इधर है, इस लाइन पे जितनी भी प्लस वैल्यू है वो सारी माइनस वैल्यू इधर है, एक्जेक्टली इक्वल, ओके, एंड ऑपोजिट, एंड दैट्स व्हाई टोटल समेशन इज व्हाट, जीरो, एंड दैट्स व्हाई एवरेज करंट इज व्हाट, जीरो। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्वांटिटी क्या होता है मैथमेटिक्स में? समेशन ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिवाइड बाय टोटल, कितने आपने इंटरवल्स लिए हैं। तो क्या हो गया, एवरी वैल्यूज का आप समेशन करोगे तो आपका ग्राफ ही शो कर रहा है कि एवरेज क्या हो रहा है, जीरो। वैसे मैथमेटिक्स बोलता है कि व्हेन यू टेक साइन एंड कॉस एंड टेक द एवरेज ऑफ दिस फंक्शन, ओके, इट गिव्स यू जीरो। जब भी आप साइन एंड कॉस वाले फंक्शंस का एवरेज लोगे तो उसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो, ओके। The fact that the average current is zero, however, does not mean that average power consumed is zero. अगर ऐसा होता तो घर में एसी आ रहा है, लाइट बिल आता नहीं आता? बात समझ में आया? अगर एवरेज कर मतलब एसी करंट है तो उसमें एवरेज करंट जीरो है प्लस माइनस की वजह से, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि पावर जीरो हो गया। क्यों? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? आई स्क्वायर आर, आपने स्क्वायर कर दिया आई स्क्वायर, तो जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो तो पॉजिटिव, जो नेगेटिव वैल्यू थी वो भी, बात समझ में आई? एंड दैट्स व्हाई आर तो पॉजिटिव ही होता है, आर नेगेटिव नहीं होता है, ओके। सो दैट इज नो डिसिपेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक, मतलब पावर कंज्यूम्ड इज जीरो, एंड दैट इज देयर इज अ नो डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ओके। जूल हीटिंग इज गिवन बाय द विच फॉर्मूला? दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, आई स्क्वायर, एंड दैट इज ऑलवेज whether I is positive or negative. So that's why power is depends on what? I square, not on I, and that's why there is a power loss. Okay? भले एवरेज करंट क्या हो गया, जीरो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पावर कंजप्शन जीरो हो गया, जूल हीटिंग जीरो हो गया, इट इज दैट ड्यू टू द विच वन, आई स्क्वायर, ओके। द इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, एनर्जी की बात हो रही है, मतलब पावर की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आई स्क्वायर आएगा, है ना। और लाइकवाइज यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि आई इक्वल टू क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे दोनों फंक्शन का स्क्वायर होगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओके। इनटू हम क्या करने वाले, आर, क्या करने वाले, आर, ओके। तो दैट इज आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। अगेन यहाँ पे हम कैपिटल पी नहीं लिखेंगे, स्मॉल पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्मॉल पी। बोलो कोई डाउट? आया ना? देखो आया इन लोगों का स्मॉल पी, आया कि नहीं? आप सुन रहे हो? जब भी कोई क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज होती हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो पावर हो, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल। आया समझ में? चलो, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, वो मैक्सिमम मिनिमम के बीच में या कभी कभी नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या करती रहती है, ऑसिलेशंस, उसकी वैल्यू ऑसिलेशन करती है, ऐसा समझा रहा हूं, ओके, चेंज होती है इन शॉर्ट, एंड दैट्स व्हाई हम उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट अगेन वही स्मॉल लेटर का मैं एवरेज लूं, उसके ऊपर बार लगा दूं, तो एवरेज को मैं बार लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या फिर स्मॉल पी को मैं एंगुलर ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहाँ पे भी स्मॉल आई स्क्वायर आर आएगा कि नहीं आएगा, ओके। तो अब उसमें जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज आई एम, दैट इज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है, तो आई एम स्क्वायर बाहर आ गया, वैसे आर भी बाहर आ जाता है ना। ऐसे दो दो स्टेप थोड़ी ना करने वाले, पहले एक को बाहर लाए फिर दूसरे को बाहर लाए, दोनों बाहर आ सकते हैं ना, बोथ आर द कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट एवरेज से कहां जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। सुन रहे हो सब? तो ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कौन बचेगा, साइन स्क्वायर। तो पी बार डिनोट्स इट्स एवरेज वैल्यू, या तो फिर आप एंगुलर ब्रैकेट ले लो, वो भी एवरेज क्वांटिटी इनसाइड द ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में? नाउ आप पी बार स्मॉल पी लिख के बार कर सकते हो, स्मॉल पी लिख के एंगुलर ब्रैकेट कर सकते हो, या तो फिर अब सीधा कैपिटल पी लिख सकते हो। तो मैंने क्या बोला था, स्मॉल के बाद किसका इंट्रोडक्शन होगा, कैपिटल। तो अब समझ में आया कैपिटल पी का मतलब क्या है, व्हाट इज दैट, एवरेज वैल्यू। जब स्मॉल रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इट विल चेंज विद द टाइम, वो पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू बता रहा है। जैसे मैंने लिखा v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो टी टाइम पे कौन सी वैल्यू है v की, वो बता रहा है। बात समझ में आया? मैंने p इक्वल टू लिखा आई एम स्क्वायर, यहाँ पे जाओ, आई एम स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी, बता रहा है कि टी टाइम पे कितना पावर है, तो स्मॉल p। लेकिन जैसे मैंने कैपिटल P लिखा तो बता रहा है कि पूरे टाइम इंटरवल्स के पावर्स का समेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल, एवरेज।
किस पे चला गया वो, एवरेज। तो अब आपको इस चैप्टर में दो टाइप के लेटर्स का मतलब समझ में आया ना। वो कहीं बुक पे नहीं लिखा होता है, समझना होता है। वैसे आप डायरेक्ट कुमार पढ़ते तो आपको पता ही नहीं चलता, तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते तो पता चलता कि टेक्स्ट बुक में स्मॉल लेटर्स है। समझ में आया? सो दैट टू यू हैव टू बी टेक केयर। ओके, चलो। तो कैपिटल पी इज द एवरेज पावर, उसमें आई एम स्क्वायर आर, यहाँ पे स्मॉल में ही रहेगा, सिंपली आई एम स्क्वायर आर बाहर निकल गया है। एवरेज सिर्फ किसको लगने वाला है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसी को लगेगा, बाकी किसी को लगने वाला नहीं है। एंड दैट वाई, बिकॉज आई एम स्क्वायर एंड आर इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट। तो अब हमें अगर एवरेज पावर चाहिए तो हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, यस और नो? तो सर अभी तो आपने बताया था कि साइन का जो वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, साइन का, उसका एवरेज निकाल दो तो क्या आएगा, 0। कॉस हो तो भी 0। तो मैंने किसके लिए बताया था, साइन एंड कॉस, बट यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर है ना। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू सम कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझ लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए मैं एंगुलर ब्रैकेट कंटिन्यू ही करूंगा, छोड़ नहीं दूंगा। बट ये साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा, वैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, लाइक वाइज 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। मुझे पता था यहाँ पे लोग साइन करेंगे, वैसे तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, बायोलॉजी में हो ही जाता है क्योंकि तुम पढ़ी नहीं हो। बट मैथ्स वाले तो चुपकी रहे ना, उनकी तो सबसे बड़ी गलती है, उनको तो पहले बोलना चाहिए था, 11th में पढ़े थे, सब बोलो, पता था? ओके। हाँ आएगा ना ट्रिग्नो में, वो इंटीग्रेशन वगैरह में, है ना, वो क्या बोलते उसको, आदेश लेना बोलते गुजराती में। तो जैसे अगर आपको दिख गया कि 1/1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप उसको थीटा एज्यूम करते हो टेन इनवर्स के लिए, सब्सटीट्यूशंस उसको गुजराती में आदेश बोलते हैं। ओके, तो वो सब्सटीट्यूशंस में सब जरूरत होता है ना। चलो गुड, हम भी वही कर रहे हैं, हम भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एरा साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 नीचे ले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होगा। जो थीटा था उसका कितना करना है, बोलिए, अब चुप मत बैठो, बोलिए फटाफट से, थीटा था उसका क्या करना है, 2 थीटा। तो यहाँ पे ओमेगा टी है, उसका क्या करना होगा, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 आया, 2 ओमेगा टी आया, और ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में था वो कहा जाएगा, डिवीजन में। आया कि नहीं आया, कंफर्म? अब मैं इसको एंगुलर ब्रैकेट ही रखूंगा क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट अभी हमारा एवरेज खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। तो 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी, कोई ऐसा जादू ना करे, ये 2 को कट ना करे, हाँ, एक कॉस के अंदर घुसा हुआ है, बराबर। और ये तो भूल ही गए थे बुक वाले, तो हमें भूलना नहीं है। अब ये जो इसमें इसका मतलब ऐसा होता है कि यू हैव टू टेक एवरेज ऑफ 1/2 माइनस एवरेज ऑफ 1/2 cos 2 ओमेगा टी, इसका भी एवरेज निकालना है, इस टर्म का भी निकालना है। बट एज यू नो दैट दिस इज द कांस्टेंट, तो उसका एवरेज तो क्या रहेगा, 1/2, और कांस्टेंट एवरेज से बाहर आ जाता है, तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। तुम्हारे पास 10 रुपये है, कल भी मैं 10 रुपया देता हूँ, परसों भी 10 रुपया देता हूँ, इसके बाद भी 10 रुपया देता हूँ। व्हाट इज एवरेज मनी, 10 10 10। अगर 5 बार भी दिए तो भी 10 10 10 10 50 डिवाइड बाई 5, 10 6 दिन दिए तो 60 डिवाइड बाई 6, 10। एवरेज चेंज नहीं होगा, अगर कांस्टेंट है तो वही का वही निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया? बट इसके लिए आपको पता है, आपको सिखा दिया है कि कॉस का एक साइकिल पे एवरेज कितना हो जाता है, 0। एंड दैट्स व्हाई cos 2 ओमेगा टी का एवरेज कितना हो जाएगा, 0। 1/2 बाहर था लेकिन ये एवरेज 0 था, इसलिए 1/2 इंटू 0 0 हो गया। बात समझ में आया? एंड दैट्स व्हाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पूरा एवरेज निकल के आया, दैट इज व्हाट, 1/2। और वो 1/2 हम यहाँ पे पुट करेंगे और तब जाके आपको कैपिटल पी, व्हाई इट इज कैपिटल पी, एवरेज 1/2 स्मॉल आई एम स्क्वायर कैपिटल आर। कितनी चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान देना, आर को कैपिटल ही रखना है, आई एम को स्मॉल रखना है, पी को कैपिटल रखना है। तो आपका थोड़ा सा फॉर्मूला, आई एम स्क्वायर आर, सॉरी, आपका थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो गया, जो आपने डीसी में पढ़ा था। डीसी में क्या पढ़ा था, आई स्क्वायर आर,
डीसी में अगर आपको बोला जाए कि करंट इज 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 2 ओमेगा, व्हाट इज पावर? आई स्क्वायर आर, 2 स्क्वायर इंटू 2, 8। यस और नो? बट आपको एसी में बोला जाए, हम बोले कि रजिस्टर इज 2 ओमेगा रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द एसी सप्लाई इन विच वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट इज 2 एम्पियर, व्हाट इज पावर? नीचे ऑप्शन में मस्त सजा बजा के लिखा होगा 8, बट 8 नहीं आएगा। कितना आएगा? 4। अरे सर मैं आई स्क्वायर आर करके तो आया था बेटा, बट तू करके आया था, तू सही नहीं है। कितना छोटा सा एमसीक्यू पूछा था, बट तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि एसी वोल्टेज का जिक्र किया गया है, या तुमने इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया कि मैक्सिमम करंट बोला गया है। आया समझ में? तब जाके आप अपने पैर पे क्या मारोगे? कुल्हाड़ी, है ना? तो दिस इज अ थिंग, बराबर? क्लियर? सर नहीं, मुझे तो कुछ भी जुगाड़ करो, डीसी वाला फॉर्मूला चाहिए। कौन सा फॉर्मूला चाहिए? डीसी वाला। तो Im/2, Im² इंटू आर, तो मैं इसको Im/√2 का होल स्क्वायर बोल सकता हूं, और इस क्वांटिटी को Im/√2 को कैपिटल आई बोलते हैं। तो P इक्वल्स टू विच फॉर्मूला? IR। बट दिस करंट इज नोन एज RMS करंट, आगे जाके पढ़ने वाले। इस करंट को क्या बोलते हैं? अगर आपने कहीं एमसीक्यू में ऐसा पढ़ लिया, RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज 2 एम्पियर, तो आप सीधा 2 स्क्वायर इंटू 2, 8 कर लेते। बट आपने पढ़ा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज 2 एम्पियर, तब आपको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 2। सुन रहे हो? वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस में बोल रहा हूं, इतनी ही डिटेल्स आएगी क्वेश्चंस के अंदर, आपको ढूंढनी है कौन सी और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? तो आरएमएस वैल्यू बोली गई हो तो सीधा 2 स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि उसमें आई स्क्वायर आएगा, सॉरी, हाँ हाँ, आई का वैल्यू भी 2 बोल रहा हूं, आर का वैल्यू भी 2 बोल रहा हूं, तो 2 स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। देखो देखो, ये Im/√2 को ही मैं आई बोलने वाला हूं, पहले आई रखा था वो गलत था, स्क्वायर आएगा। गॉट इट? मतलब IRMS क्या है? Im/√2। जो 2 था ना, उसको मैंने √2 का स्क्वायर कर दिया, ताकि वो हमारे डीसी वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए, बराबर? तो अगर आपको एसी वोल्टेज ऐसा सोर्स मिल जाता है और आरएमएस वैल्यू मिल जाती है, तो सिंपल सा फॉर्मूला I²R, उसमें 2 से डिवाइड करने की जरूरत, बट कौन सा वैल्यू मिल जाए? मैक्सिमम, तो ट्रबल। अब यहां से क्या सीखे आप लोग? सारे फॉर्मूला जो हमारे दिमाग में है डीसी के लिए, वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय कंसिडरिंग द आरएमएस वैल्यू। विच वैल्यू? और इसलिए जब आपको मैक्सिमम दिया जाए तो यू कैन डिवाइड मैक्सिमम वैल्यू बाय √2 एंड कन्वर्ट दैट इनटू आरएमएस एंड देन यूज द डीसी फॉर्मूला। दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया? सर ऐसा बोला है कि एसी सोर्स इज कनेक्टेड विद द रजिस्टर्स ऑफ 2 ओमेगा एंड करंट इज 2 एम्पियर, तो क्या करें? तो एसी सोर्स आ गया और सिर्फ करंट बोला है, मतलब कि वो उसका आरएमएस वैल्यू है। कुछ भी ना बोला हो तो उसका कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम बोलना है तो दे के ही आना पड़ेगा, ना दे तो कौन सा वैल्यू है? तो टेक इट एज द आरएमएस वैल्यू, डायरेक्टली 2 स्क्वायर इंटू 2, फिर वो एसी हो या डीसी। क्योंकि अब कल जाके आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ना एसी लिखा हो ना डीसी लिखा हो, और करंट में सिर्फ करंट लिखा हो, तो फिर वो आप एसी सोचो या डीसी सोचो, सेम ही है। सिर्फ करंट लिखा है मतलब वो कौन सा वैल्यू है? आरएमएस। और आरएमएस वाले वैल्यू से एसी डीसी में फॉर्मूला क्या रहते हैं? सेम, I²R। सुन लिया? पक्का ना? ओके गुड, आगे जाके मैं पूछूंगा क्वेश्चंस, आज नहीं तो कल। ओके देखो, एक बेटर वे था जीरो प्रूव करने का, मैथमेटिक्स वाले हैं तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा एवरेज का सिस्टम याद करें हम, तो एवरेज में हम क्या करते थे? समेशन डिवाइड बाय टोटल करते थे कि नहीं? तो अगर हम इसका समेशन करने वाले cos 2 ओमेगा टी इंटू dt, उसका समेशन मतलब वो किस में कन्वर्ट होगा? इंटीग्रेशन में। किस में कन्वर्ट होगा? और फिर उसको टाइम t से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 1/t cos 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? sin 2 ओमेगा टी, फिर उसके अंदर चले जाएंगे 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा, ओके, तो वो नीचे चला जाएगा 2 ओमेगा। अगर इंटीग्रेशन होता है तो नीचे आता है डिवीजन में, डेरिवेशन होता है तो साथ में चलता है। देखो
देखो समझ लो, इंटीग्रेशन सबसे पहले घर का इंटीग्रेशन करता है, फिर घर के वालों का भी इंटीग्रेशन ही नहीं, माय मिस्टेक, डेरिवेशन की पहले बात करते हैं, डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन पहले घर का डेरिवेशन करता है, फिर अंदर के मेंबर्स का भी डेरिवेशन ही करता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में रखता है। इंटीग्रेशन पहले घर का ही इंटीग्रेशन करता है, उसके बाद अंदर घुसने के बाद डेरिवेशन करता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कॉस का घर था तो उसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन टू ओमेगा टी, बराबर। फिर वो घर में घुस गया तो क्या दिखा, अब वो इंटीग्रेशन नहीं करेगा, वो डेरिवेशन करेगा। तो टू ओमेगा टी, टू ओमेगा कॉन्स्टेंट, टी का डेरिवेशन 1, तो टू ओमेगा आंसर आया। बट अब वो डिफरेंशिएशन के जैसे मल्टीप्लीकेशन में नहीं रखेगा, कहाँ रखेगा, डिवीजन में रखेगा। फिर 0 से टी, ए टी की जगह पे टू ओमेगा, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी, और 0 का 0, टू ओमेगा तो पहले से बाहर निकाल लिया था, साइन टू ओमेगा टी हुआ, 0 हुआ। अब टू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी, टी टी कट, 2 इंटू 2 पाई, 4 पाई। ओके, वैसे इन लोगों ने गलत लिखा है, क्या आएगा, 4 पाई। साइन कोई भी पाई हो, 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, जो भी पाई हो, साइन पाई 0 होता है। साइन पाई क्या होता है, 0, तो 0 माइनस 0, 0। कौन करेगा ये लंबा। ओके, मैथमेटिक्स वाले अगर हिम्मत है तो कर लेना, बायोलॉजी वाले बिल्कुल इससे बच के रहे, नीचे वाला कर लेना, जो कॉस वाला था ना, जो जिसमें हमने डायरेक्ट बता दिया था। बट नाउ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि वाई कॉस इंटीग्रेशन, सॉरी, कॉस एवरेज इज 0 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्मूला। यहाँ पे साइन होता तो सिंपल, यहाँ पे साइन का क्या हो जाता, कॉस, फिर भी माइनस कॉस होता, बट फिर भी 0 ही आंसर आता, क्योंकि कॉस 4 पाई 0 ही होता है। ओके, बात क्लियर, पक्का ना, नहीं आता, कॉस 4 पाई -1 होता है, -1। और यहाँ पे कॉस 0 आता, क्या आता है, कॉस 0, कॉस 0 1 होता, तो 1 माइनस 1 कैसे बनता, 0 बनता। यहाँ पे -1 आता, यहाँ पे 1 आता, और यहाँ पे भी 1 आता, तो 1 1 0, 1 माइनस 1 0 हो जाता। समझ में आया। तो इस तरह से कॉस में 0 आता, साइन में दोनों वैल्यू 0 0 आई, दैट्स वाई 0 माइनस 0। इन शॉर्ट, साइन हो या कॉस हो, उसका इंटीग्रेशन एक साइकिल के लिए 0 से लेके टी के लिए क्या आता है, 0। याद रख लिया दिमाग में, फिर कभी ये फॉलो नहीं करेंगे, हम सीधा लिखेंगे, ये रहा, कॉस 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या है, 0, है ना। खुश हो गए वो देख के। चलो, गिव द डेफिनेशन एंड द फॉर्मूला ऑफ द रूट मीन स्क्वायर प्लॉट ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस ओमेगा टी। अभी इंट्रोड्यूस कर देना है, अभी मैंने करवाया था, आरएमएस करवाया था ना कि नहीं। आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। ओके, रूट मीन स्क्वायर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, अब सही है, सही है कि नहीं। आरएमएस ऑफ, ये आपकी लैंग्वेज है। आरएमएस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। ओके, फिर ये नहीं लिख सकते। ओके, चलेगा, आगे पढ़ो तो चलेगा, आगे पढ़ेगा तो चलेगा। इन शॉर्ट, आरएमएस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव, बट ये नहीं लिख के डायरेक्टली लिखे, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव क्वांटिटी। आरएमएस करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। कैपिटल आई के साथ आरएमएस लिखो तो भी अच्छा है मुफ्त में, बट इतना लंबा तो कोई लिखेगा नहीं। कैपिटल आई लिखा मतलब इटसेल्फ क्या आ गया, आरएमएस आ गया, क्योंकि स्मॉल आई को हमने ऐसे बोल दिया था। यस और नो, द ग्राफ ऑफ कैपिटल आई वर्सेस ओमेगा टी, नहीं, स्मॉल आई वर्सेस ओमेगा टी, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ऐसा तो आप खुद बोल रहे हो, क्योंकि ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो टाइम के साथ जो क्वांटिटी चेंज होती है उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो, तो यहाँ पे सब जगह पे क्या आना चाहिए, स्मॉल आई। देखो यहाँ पे था कि नहीं, स्मॉल आई वर्सेस ओमेगा टी, तो दिस इज मैक्सिमम करंट, IM दिख रहा है। ग्राफ तो अभी आपको समझ में आ गया ना, साइन वाला ही है। कौन सा वाला है, साइन वाला, 0 से चालू होता है, वो साइन से ग्राफ होता है ना, बराबर। एक बच्चे ने ऐसा ग्राफ दिया था, आप मुझे बोलते बताना कि मैं क्या करूं, गलत दूं या सही दूं। गलत दूं, ओके। कौस्तुभ बोल रहा है गलत है, कहा ऊपर, ए वाला ऊपर लेकर दिया, फिर भी गलत है, क्यों। हाँ, ये लोभ से जो है ना वो सेम होने चाहिए। दूसरे में क्या किया, ये सही है गलत है, बस मुझे सिर्फ यही ग्राफ चाहिए। आप लोगों ने बोला कि सर ऐसा दिखे तो गलत दे देना, मैंने नहीं बोला, किसने बोला, आप लोगों ने बोला ना मिलके। वंश, तुम्हारे को नहीं बोलना है। वंश बोल रहा है सर मैं तो यही ड्रॉ करूंगा, थोड़ा आधा मार्क्स लेके आगे बढ़िएगा। चलो,
सो बेटा फिगर्स के भी अच्छे मार्क्स होते हैं क्योंकि फिगर्स इंडिकेट फुल वर्जन ऑफ योर थ्योरी, है ना, दैट्स व्हाई वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ग्राफ। और हमारे हाथों में उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अच्छे से ड्रॉ कर पाए, नहीं तो फिर साइंस के स्टूडेंट किस काम के, है ना। तो प्लीज बी फोकस्ड, ओके। देखो जितना पॉजिटिव लोग उतना ही नेगेटिव लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेजरमेंट कीजिए, बट करना भी कहाँ है, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। आप सिर्फ आपको ए पॉइंट्स को मैच कर लेना है, इतने से इतना डिस्टेंस, इतने से इतना डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। फिर आप ग्राफ यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। वैसे हम थोड़ा आगे ले जाते हैं, वो बात अलग है बट यहाँ पे मत छोड़ देना सर, इतना ग्राफ, है ना। चलो गुड। अब हम क्या करेंगे, लिसन, ये जो मैक्सिमम वैल्यू था, कौन सा वैल्यू था, मैक्सिमम। अब हम एक ऐसा वैल्यू निकाल के लाते हैं करंट का, दिस इज नॉन एज कैपिटल आई। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैक्सिमम को मैं 100% बोलूं तो ये अराउंड 70% है, 17% ऑफ आई एम, जिसको आरएमएस बोलते हैं। बट सर ये वैल्यू आया कहां से, तो वो समझने का ट्राई करते हैं कि आरएमएस ऑफ द करंट इज रिलेटेड टू अ विच वैल्यू, पिक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज आई एम। और दैट्स वाई आई इक्वल्स टू आई एम अपन √2, 1/√2 कीजिए कैल्सियम में, अगर नहीं है तो रहने दीजिएगा, आप घर पे जाके कीजिएगा, 0.7071 आएगा, इसलिए मैंने 70% लिखा था अभी। तो 0.707 आई एम आया समझ में, ओके। सो ये वैल्यू आया सर कहां से, आई एम का 0.707, तो रूट मीन स्क्वायर, वो बताता है कि आपको रूट करना है, मीन निकालना है, स्क्वायर करना है, रूट मीन स्क्वायर। तो आप पीछे से चालू कीजिए, सबसे पहले रूट निकाल लिया, क्या मतलब, पीछे से चालू कीजिए, स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। सर ये लाए क्यों, ये डांस क्यों करना है, तो अगर आप करंट का सीधा मीन निकालते सीधा, तो आंसर क्या आता, 0। करंट का सीधा मीन निकालते तो आंसर क्या आता, 0 आता। आता कि नहीं आता, क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यू थी उतनी ही कैसी वैल्यू, एंड दैट्स वाई टू मेक दोस नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव आपने स्क्वायर किया, फिर क्या निकाला, मीन। बट स्क्वायर क्यों किया था, मीन निकालने के लिए। हाँ मतलब क्यों किया था, मैं तो डाउट करूंगा ना, इसीलिए बोलेंगे रुक जा भाई, अब मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं। तो जो हम स्क्वायर किया था उसका रूट हो गया, और बीच में हमारा मीन का काम भी हो गया, बात क्लियर। इसलिए क्वांटिटी को सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर, आई एम स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर, फिर उसका क्या निकालेंगे, मीन, फिर उसका क्या करेंगे, रूट, दैट इज द मीनिंग ऑफ रूट मीन स्क्वायर। इज इट क्लियर, है या ना, है ना, बहुत शॉर्टकट मार दिया है इन लोगों ने। चलो ब्रैकेट के अंदर आई की वैल्यू क्या आएगी, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगी कि नहीं, और फिर उसका मैंने स्क्वायर ये ब्रैकेट किया, ये जो अंडर रूट था मुझे वो नहीं प्रेस करना, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा। कोई डाउट, कंफर्म, ओके। फिर यहां से क्या होगा, मैंने इसका 1/2 पावर लिखा, फिर यहां से क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, तो बोलते भाई आई एम स्क्वायर का भी एवरेज निकलेगा, और दूसरा किस तरह निकलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी निकलेगा, और सबका क्या निकलेगा, अंडर रूट यानी 1/2। तो आपको पता है कि इसके बाद आई एम स्क्वायर का एवरेज आई एम स्क्वायर ही रहेगा। इसका रीजन क्या है, वैल्यू है कांस्टेंट है, बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज किसको आता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज किसको आता है, नहीं, मैंने बार बार बोला है, साइन है कॉस है तो 0, स्क्वायर है। अब स्क्वायर का अभी नहीं देखा था 1/2, जो साइन के लिए अप्रूव किया वो अल्टीमेटली कॉस के लिए अप्रूव हो ही गया, विदाउट एनी डाउट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 आता है तो कॉस स्क्वायर का बी कितना आएगा, अभी फॉर्मूला लिख के फाइंड किया था, भूल गए, किया था कि नहीं किया था, तो 1/2 आया समझ में। और फिर उसका क्या होगा, 1/2 पावर होगा, और दैट्स वाई 1/2 आई एम स्क्वायर आया, 1/2 आई एम स्क्वायर, और आई एम स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आई एम, और 1/√2, 1/√2 को क्या बोलेंगे, 0.707, गॉट इट, है या ना। एक करंट का ऐसा वैल्यू है, IRMS वैल्यू, करंट का ऐसा वैल्यू है जहां पे पावर जो है वो हाफ हो जाता है। सर क्या बात कर रहे हो, आप करंट को सिर्फ √2 से डिवाइड कर रहे हो और पावर हाफ, तो यस, पावर इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो अगर आप √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, तो पावर क्या होने वाला है, हाफ। तो पावर P इक्वल्स टू, खास करके एवरेज पावर ले, पावर का एवरेज वैल्यू देखा, तो हमें क्या मिला था, 1/2 आई एम स्क्वायर आर, आगे मिला था, आगे वाली थ्योरी में एक्सेप्ट किया।
और उसी आई एम स्क्वायर को मैंने आपको पता है आई आर एम एस में कन्वर्ट करके बताया था, तो आ गया आई आर एम एस, क्योंकि आई एम स्क्वायर बाई 2 को मैं क्या बोलूंगा, आई एम बाई रूट 2 को मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल आई बोलता हूँ। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ पे आई का भी स्क्वायर होगा ना, तो मैं आई स्क्वायर लिख सकता हूँ या आई आर एम एस लिख सकता हूँ। हम सब जगह पे आई आर एम एस लिखे, आई ही लिखेंगे, फिर लास्ट में एक है ना ब्रैकेट बना के लिख के रखेंगे आई इक्वल टू आई आर एम एस, सेफर साइड्स। क्यों? हमें पता है, मुझे एक्सेप्टेशन है, कुछ सामने वाले को ना हो तो उसके दिमाग में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसने आई कैपिटल लिख के छोड़ दिया। बात क्लियर हो रही है? जो थ्योरी अपने करंट के लिए अप्लाई की, क्योंकि करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू कौन सा था, आई एम साइन ओमेगा टी, वही थ्योरी किसके लिए अप्लाई कर सकता हूं, तो वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, फॉर्मूला वही था ना, तो वी इक्वल टू स्मॉल नहीं सॉरी कैपिटल वी इक्वल टू स्मॉल वी एम अपन रूट 2 0.707 स्मॉल वी एम। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए वी एम इक्वल टू क्या था, ओके आई एम, हाँ आई एम इंटू आर था, यही से तो थ्योरी स्टार्ट हुई थी, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो अगर मैं इसको रूट 2 से डिवाइड करता हूं, इसको भी रूट 2 से डिवाइड करता हूं, तो स्मॉल वी एम स्मॉल आई एम रूट 2 से डिवाइड किया, तो यहां पे बन गया कैपिटल वी कैपिटल आई, एंड दिस इज नाउ ओरिजिनल डीसी इक्वेशन। आया समझ में? तो एसी में डीसी इक्वेशंस अप्लाई हो सकते हैं इफ वी कंसीडर एसी वोल्टेज एज आरएमएस वोल्टेज एंड एसी करंट एज आरएमएस करंट। बट टू फाइंड द आरएमएस वोल्टेज of AC voltage, value is V equals to Vm upon root 2. To find the RMS current Im upon root 2. बात समझ में आया है या ना? इसीलिए जब आपको AC DC मेंशन नहीं किया जाता है, डायरेक्ट वोल्टेज और रेजिस्टेंस या वोल्टेज एंड करंट बताया जाता है, तो आप उसको कौन सा वैल्यू ले लेते हैं, RMS। इसलिए चाहे वो एग्जांपल DC में हो या AC में करेक्ट हो जाता है, बराबर। बट जब मैक्सिमम वर्ड्स आ रहा है वहां पे डेंजर खतरा है, क्योंकि जहां पे मैक्सिमम आ रहा है वहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको आरएमएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज द फॉर्मूला, डिवाइड बाय रूट 2 एंड देन अप्लाई इन द डीसी फॉर्मूला। जो डीसी है वो एज वेल एज आपको एसी में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कौन सी वैल्यू होगी, तो आरएमएस। मैं आपको ये डेंजर खतरा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक मार्क्स का सिंपल सा एग्जांपल आपको वी आई एन आर दे दे, वी ढूंढना है, या वी एन आर दे दे, आई ढूंढना है, तो आपको खतरे में बच जाओ। कितना इजी है, वी इक्वल्स टू आई आर। लेकिन द थिंग, अगर आपने मैक्सिमम पे ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर सही आएगा नहीं। समझ में आया? आपको बोल दिया है कि रजिस्टर्स इज कनेक्टेड विद द वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। समझना, आप ही मुझे बताओगे, वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू इज 10 root 2 ampere. Which ampere? 10 root 2. So, what is the resistance? 11. Okay. Step बताओ। Okay. एक क्या है, वीएम है या वी है, पहले वो बता दो, मतलब कैपिटल वी है। ओके, मैंने इसमें मैक्सिमम बोला था, आई एम है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू आई। तो इसमें रूट 2 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। तो कैपिटल आई कितना मिल गया? 10, एंड दैट्स व्हाई मैं 220 को सिर्फ 10 से डिवाइड करूंगा, वी अपन आई, दैट इज गिव यू आर। तो 220 डिवाइड बाई 10, 22 आएगा। आया समझ में? है या ना? अब अगर कोई ऐसा करेगा कि ये आई दे दिया है, वी दे दिया है, 220 को किससे डिवाइड करेगा? 10 रूट 2 से, तो उसका तो पिटारा ही खुल गया, है ना? तो उसको नहीं समझ में आएगा, या तो फिर उसका आंसर नहीं आएगा। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, एक अनदर थ्योरी है दैट इज, ओके इसी में ही है, रजिस्टर्स के केस में, एक्सप्लेन एसी सर्किट फॉर सर्किट विथ ओनली रजिस्टर्स। ओके, बट इसमें चीजें आपको ऐड करनी है, दैट इज द फेजर। क्या है? फेजर। देखो आज चैप्टर स्लो लगेगा, इसका रीजन है सारी चीजें नहीं है, पहला ही कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, कौन सा? रजिस्टर्स। तो उसमें ग्राफ भी पढ़ के जा रहे हैं, साइन फंक्शन क्या है, कॉस फंक्शन क्या है, फेस क्या है, स्मॉल आई कहाँ रखना है, कैपिटल वी कहाँ रखना है, कैपिटल आई कहाँ रखना है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, व्हाट इज द पावर फॉर्मूला, ये सब पढ़ के जा रहे हैं। और एक बाकी बच गया है, वो भी हम पढ़ ले रहे हैं, दैट इज फेजर। व्हाट इज दैट? फेजर। बट कल आओगे तो ये सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन करनी पड़ेगी,
इसका रीजन ऑलरेडी पढ़े हुए। अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़े हुए वो सिर्फ हमें इंडक्टर पे लगाने या तो फिर कैपेसिटर पे लगाने। तो एसी करंट थ्रू द रजिस्टर इन अ फेज विद द वोल्टेज, आपको पता है वी का फॉर्मूला क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी, आई का फॉर्मूला क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी, बोथ आर इन अ सेम फेज, यस और नो। बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एन इंडक्टर एज वेल एज कैपेसिटर, या तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सर्किट एलिमेंट्स, मतलब ट्विस्ट तो अब चालू हो गए। आर में तो फिर सेम फेज मिल गया, बट कैपेसिटर और इंडक्टर में सेम फेज मिलने की कोई गारंटी नहीं है। In order to show the relationships between the voltage and current in an AC circuit, it is easy to analyze AC circuit by using the that is notation of the phasor। तो phasor कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? phasors क्या है? phasor होता है रोटेटिंग वेक्टर। phasor किसके लिए यूज किया जाता है? रोटेटिंग वेक्टर्स। तो सर यहाँ पे वेक्टर कैसे? क्योंकि आपने कभी भी इलेक्ट्रिसिटी में, खास करके इलेक्ट्रिक करंट में कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, वोल्टेज इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, पावर इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी है वेक्टर क्वांटिटी? कहां पे भी डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं। बट हम एसी में वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी सिर्फ कॉन्सेप्ट निकालने के लिए, समझने के लिए। कहां पे उसका हेल्पफुल रहेगा वो तो मैं जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा इसी चैप्टर में तब बता दूंगा, बेटा इसके लिए फिजर ढूंढा था हमने। तो यहाँ पे उसको क्यों यूज करते हैं तो समझ लो। सपोज मैंने v का वैल्यू लिया, ए वाला v है ब्लैक कैरो, ओके, और यहाँ पे दो एक्सिस बना दी। तो ए हो गया v इक्वल्स टू, मतलब कि दिस इज वी एम, मैक्सिमम वोल्टेज हो गया है जो एरो रिप्रेजेंट करा है, यानी कि जो वेक्टर रिप्रेजेंट करा है। तो वेक्टर की लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है ना। तो ये मैक्सिमम लेंथ हो गई वी एम, बराबर। और एट दैट टाइम वो t1 टाइम पे है, तो उसका फेज कौन सा हो गया? ओमेगा t1, एक्स एक्सिस के साथ। ओमेगा टी एक्सिस यहाँ पे थी, याद आ रहा है? उसके साथ जो एंगल बना है वो कौन सा है? ओमेगा t1। क्योंकि जीरो होता अगर तो वो सीधा ही ऐसे रहता। अब जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। तो कुछ टाइम के बाद वो ऐसे आएगा, लेंथ तो उतना ही रहेगा। अगर कुछ टाइम के पहले यहाँ पे था, यस और नो। अब यहाँ पे था तो फुल एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कैसा है? फुल। अब एक्स कंपोनेंट के साथ कॉस फंक्शन आता है, पता है आपको, 11th में सिखाया होगा। और यहाँ पे कौन सा है? साइन। तो साइन कंपोनेंट जीरो है जब ऐसे था, तो मतलब ये साइन, ये बाजू में साइन कंपोनेंट जीरो। फिर ऐसे गया तो एक्स कंपोनेंट ज्यादा है, लेकिन वाई कंपोनेंट सिर्फ इतना ही मिला, बराबर ना। तो y कंपोनेंट की वैल्यू इतनी मिली, इसको सामने भी मैच कर रहा हूं। फिर जैसे थोड़ा ऊपर गया, जैसे यहाँ पे आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली y कंपोनेंट यहां तक मिला। तो देखो उसके अकॉर्डिंगली y कंपोनेंट यहां तक मिला। दिस इज फॉर ओमेगा t1 दिखाया। ओमेगा t1 के लिए ब्लैक लाइन ड्रॉ की थी ना, तो उसी के लिए y कंपोनेंट इधर मिला। फिर आगे यहाँ पे आ जाएगा जब एग्जैक्टली, तो पूरा y में आ गया, आ गया कि नहीं? vm का vm y में आ गया कि नहीं? तो पूरा का पूरा मैक्सिमम कंपोनेंट यहां तक आ गया। फिर अगर ऐसे होगा तो वापस डिक्रीज होगा, ऐसे होगा तो उसके आगे ट्रेस करेंगे, यहाँ पे आएगा, ऐसे होगा यहाँ पे ट्रेस करेंगे, फिर ऐसे हो गया तो y कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो। फिर ये जो पॉइंट्स मिले ना उसको ड्रॉ करेंगे तो अब जाके हमें क्या मिलेगा? ग्राफ। ओके, तो अब उस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए, हमने बाजू में एक वेक्टर को क्या किया? रोटेट करवाया। क्या करवाया? दैट्स वाई दिस इज रोटेटिंग वेक्टर एंड दैट्स वाई इट इज नोन एज फेजर। पर इसीलिए आप क्या समझे, फिगर्स के लिए क्या समझे वो बता दो। फिगर्स में इतना सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है जितना मैंने सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए। दो ही पॉइंट एक्सप्लेन करने, वी एंड आई। वी के अकॉर्डिंगली वी का वैल्यू यहाँ पे आया ओमेगा t1 के लिए, और आई का यहाँ तक है तो आई के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आई के ग्राफ के साथ मैच हुआ ओमेगा t1 के लिए। देखो ये आई का ग्राफ है ना। यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस मेथड, एक डार्क लाइन और एक डॉटेड लाइन विथ सेम टाइम जीरो, सेम टाइम पे पॉजिटिव, सेम टाइम पे अगेन जीरो, सेम टाइम पे मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम नेगेटिव एंड देन जीरो। कर सकते हो कि नहीं? ओके, तो आपको ये क्या समझ में आया? ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसको आई एम साइन ओमेगा t1 लिखेंगे t1 टाइम के लिए, और ये वर्टिकल कंपोनेंट था उसको लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा t1। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस और नो। अब यहां से क्या समझ में आती है दूसरी बात, कि ये दो फिगर आजू बाजू में ही होने चाहिए, ऊपर नीचे, घाव में, नीचे पीछे, दूसरे पेज पे। पॉसिबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि यही इस फिगर को तो ये चीज ही एक्सप्लेन कर रही है। So a phasor is a vector which rotates about the origin with an angular speed omega. Okay, phasor एक ऐसा वेक्टर है जो रोटेट कर रहा है with respect to what? Origin with the angular speed what? Omega. Angular speed omega से वो रोटेट कर रहा है। The vertical components of the phasor V and I are Vm sin omega t and Im. आप स्मॉल लोगे, यहाँ पे भी दोनों स्मॉल हो गए।
है ना, एसी वाला है, एंड दैट इज नथिंग बट वीएम एंड आईएम आर ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज व्हिच इंडिकेट्स द व्हिच वैल्यू, पीक वैल्यू। बात क्लियर? इस ग्राफ की बात हो गई। यहाँ पे हमने वापस आपको पूरा पूछा गया था अगस्त 2020 में, पूरा एसी सर्किट पूछा गया था, सिर्फ फेजर पूछा गया होता तो इतना एक्सप्लेन कर दे। अब आपको अगर ऐसा पूछे कि एसी सर्किट फॉर द सर्किट ओनली विद रजिस्टर, व्हाट यू कैन डू, आप आगे वाली थ्योरी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। V इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी से हम I इक्वल्स टू आईएम साइन ओमेगा टी पे पहुंचे थे, यस और नो? वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फेजर वाला भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और ए मेन सर्किट। बात क्लियर हो रही है या ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द एसी वोल्टेज सोर्स। आ गया एसी, फिगर shows the voltage and current phasor and the relationship at the which time, t1 टाइम। ये दो फिगर t1 टाइम पे फेजर बता रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ V and I phasors vertically, Vm sin omega t and Im sin omega t respectively represents the value of voltage and current at that instant। ओके, ये जो V है ना और ये जो कैपिटल I है वो बोथ आर कैपिटली कंसाइडर। जो फेजर हमने ड्रॉ किए थे बता रहे कैपिटल V का फेजर मतलब वोल्टेज का फेजर, कैपिटल I का फेजर, बराबर। बट इस दो इक्वेशन में स्मॉल लेना पड़ेगा, बराबर है ना? तो ध्यान रखिएगा अच्छे से, बाकी बुक में कंप्लीटली दिया गया है तो आप वहां से सेंटेंस पिक कीजिएगा। रोटेटिंग वेक्टर्स विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा शोन इन द फिगर, अब नहीं, विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज शोन इन अ फिगर बी इज जनरेटेड। बाजू में हमने रोटेटिंग वेक्टर देखा था, उसके थ्रू बी फिगर जनरेट हुई कि नहीं? ग्राफ ओके। फेजर्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ रजिस्टर्स आर इन द विच डायरेक्शन? देखो बोथ फेजर्स आर इन अ सेम डायरेक्शन। सेम इसलिए है बिकॉज आपने दोनों के इक्वेशन में देखा था ओमेगा टी, अगर आप वोल्टेज को ओमेगा टी1 कर दे तो करंट में सीधा क्या चेंज हो जाएगा? ओमेगा टी1, मतलब कि दोनों फेजर एक ही डायरेक्शन में आएंगे। हाँ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस रहेगा बट दोनों कैसे आएंगे? और इसीलिए दोनों जीरो साथ में और दोनों मैक्सिमम साथ में। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? पक्का है या ना? Okay, phasor V and I in the case of resistors are in the which direction? Same, and this means that phase angle between voltage and current is 0, and that's why we can say कि both are in the same phase। तो बहुत अच्छे से हमने कितने थ्योरीज कंप्लीट किए? 5, और चैप्टर का जितना लॉजिक A to Z था, RMS से लेके सब कुछ सब आ गया। अब कल से मतलब आज शाम से बैटिंग, ओके? आज शाम को मैं इंडक्टर, कैपेसिटर, आरएलसी तक का प्लान करूंगा। आज ही पढ़ा है तो आज मस्त फोकस करना है, ओके? चलो देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।